हेलो एवरीवन, एनालिटिक साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके अंतर्गत अपन ने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था। ये तो कंप्लीट हो चुके थे और बोहर मॉडल का इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है। और इन 3 पोस्टुलेट के आधार पर उसने हाइड्रोजन समपरमाणुओं के बारे में व्याख्या दी थी। देखिए, पहला पोस्टुलेट जो था उसका वो आपका बल से संबंधित था, फोर्स से संबंधित। क्या कहा था कि mv²/r इक्वल्स टू kz e²/r² के बराबर होता है। nवीं कक्षा की बात करें तो ये n आ जाएगा। दूसरा संवेग से संबंधित था, कोणीय संवेग से, जिसके अंतर्गत उसने क्या कहा था कि जो mvr है कोणीय संवेग वो किसके बराबर होता है, nh/2π के। और तीसरा ऊर्जा से संबंधित था, जिसके संदर्भ में क्या कहा था कि हायर एनर्जी स्टेट En और लोअर एनर्जी स्टेट En, दोनों उच्च कक्षा ऊर्जा स्तर और निम्न कक्षा ऊर्जा स्तर, इन दोनों का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ऐसे में होता है। ये 3 बातें की थी अपन ने बोहर से संबंधित। अब अपन इन 3 बातों की सहायता से, जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या वगैरह अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो, एक वैज्ञानिक आए थे बामन नाम से, टीचर थे वैसे तो। इन्होंने क्या किया कि जो एक वैज्ञानिक आए थे बामन नाम से, इन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन परमाणु का 10 से स्पेक्ट्रम है उसके लिए जो तरंग दैर्ध्य आते हैं उनके लिए एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/2^2/1/n²। अगर आप इस सूत्र का उपयोग करते हुए n का मान 3, 4, 5, 6 रखते हो तो आपको वो तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाता है। r यहाँ पे रिजबर्ग नियतांक कहलाता है, जिसका मान 109,737 सेमी-इनवर्स होता है। इस सूत्र से वो सारे आपको तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सूत्र की ओर पहुंचने के लिए, या एक है इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अपन सबसे पहले अपने लास्ट जो टॉपिक था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करना, वो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर मैं बोहर के प्रथम अभिग्रहित को देखूं, फर्स्ट पोस्टुलेट को, तो यहां से मेरे को mv² बराबर kz e²/rn मिल रहा है क्या, 1 से 1 की पावर। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं mvn इंटू rn इंटू vn इक्वल्स टू kz e², v² को v.v। यहां पर अगर द्वितीय विग्रहित से देखें तो mvr किसके बराबर है, nh/2π। तो ये nh/2π इंटू vn क्या आया, kz e² आया क्या। तो vn की वैल्यू क्या आई फिर, kz e² nh और 2π ऊपर ले दो, किसकी वैल्यू आ गई, वेग की। क्या निकाल रहे थे, त्रिज्या। वेग आ गया ना तो त्रिज्या अपने आप आ जाएगी क्या, कैसे, यहाँ पे v की जगह v की वैल्यु पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, rn। करो देखे, क्या लिख सकते हो, rn बराबर kz e² mvn²। क्या ये वैल्यू, kz e²/m और vn की वैल्यू kz e²/2π/nh²।
क्या वैल्यू निकल के आई यहाँ से, देखो एक के से एक के जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक पावर तो गई, एक एक बच गया, यानी ऊपर क्या आ गया आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर और बट्टे में क्या आया एम के ई स्क्वायर 4 पाई इंटू जेड आ गया, यही बचा। किसकी वैल्यू आ गई आर एन, एनवे कक्षा की त्रिज्या और ये एनवे कक्षा का वेग या चाल, यानी कि एनवी कक्षा की त्रिज्या के साथ साथ अपन ने क्या निकाली, एनवी कक्षा का इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में वेग या चाल, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है क्या? यहां पर अगर आप गौर से देखते हो तो के कांस्टेंट राशि है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट राशि है, 2 पाई भी कांस्टेंट राशि है और एच भी क्या है कांस्टेंट राशि है। तो इन सब की अगर वैल्यू पुट करते हो तो Vn का जो मान है वो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। ये किसका वेग आ गया, इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा में वेग। यहाँ पे जैसे अगर हाइड्रोजन है तो H के लिए जेड बराबर क्या हो गया, एक एनवी कक्षा में निकालना है, यानी n बराबर 2 दूसरी किस्त के लिए, n बराबर 3 तीसरी कक्षा के लिए, इस प्रकार से पुट करके निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर आप Rn को देखो तो ये भी क्या आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर 4 पाई इंटू जेड आ रहा है क्या। इन सब का आप मान पुट कर दो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड प्राप्त होता है। ये क्या आ गई इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में त्रिज्या। ठीक है क्या बात, यानी 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने, त्रिज्या और वेग। अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती व आवर्तकाल, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखो कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसे एक राउंड कंप्लीट करने में लगने वाला समय कितना है t। इस कितने वेग से, vn वेग से, कितने रेडियस पे मूव कर रहा है ये rn वेग। तो क्या मैं यहां से इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर में तय की गई दूरी को 2 पाई rn लिख सकता हूं, परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के लिख सकता हूं। ये परिधि किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन के वेग इंटू टाइम पीरियड के होगी क्या। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड t को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं 2 पाई rn अपॉन vn लिख सकता हूं क्या। rn का भी आपके पास मान है, vn का भी आपके पास मान है, पुट कर दीजिए, क्या आ गया आवर्तकाल आ गया क्या। ठीक है, साथ में यदि आप आवर्तकाल का विलोम क्या होता है 1 अपॉन t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी f के बराबर होता है क्या, कक्षीय फ्रीक्वेंसी ऑर्बिटल होता है, क्या लिख सकते हो vn अपॉन 2 पाई rn। एक बार वैल्यू रख के देख लीजिए क्या आता है। ये तो आपका 2 पाई rn, ये रहा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m k ई स्क्वायर 4 पाई जेड और v ये रहा के जेड ई स्क्वायर 2 पाई और ऊपर एन एच। ठीक है, क्या आ गया यहां से n और n क्यूब हो गया क्या, और z और z स्क्वायर हो गया क्या, यानी आवर्तकाल t प्रोपोर्शनल टू क्या है n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, और तो निश्चित वैल्यू आएगी। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी f1 प्रोपोर्शनल टू क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, इसकी उल्टी होगी। ये किसकी टर्म आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी की आ गई क्या। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अपने पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं अपन उनको इधर साइड में लिख देते हैं।
क्या आया, एक तो Vn आया और Vn बराबर क्या आया है, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। एक Rn आया है, क्या आया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर 4 पाई जेड आया है। इनको रख कर देते हैं बस, और कोई काम की नहीं है। अगले वेरिएशन की देखो, आगे अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा। गतिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा। अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी टी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एनवी कक्षा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वीएन स्क्वायर। यानी एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम वीएन स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, होगी। यहां से देखें अपन तो यहां से एम वीएन स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन लिख सकते क्या। यानी कि यहां से गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या आ गया, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। आगे आ गया, गतिज ऊर्जा का आ गया। कुल ऊर्जा यू निकालनी है, किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी तो टोटल एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा रही आपके पास 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। और यू स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आगे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि स्थितिज ऊर्जा यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। तो वहां से यहां पे वैल्यू रखें तो ये के Q1 नाभिक का आवेश जेडी, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, एनवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आवेश, और दोनों के बीच की दूरी आर एन। क्या आई वैल्यू, 1/2 के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन। क्या बचा यहां से, माइनस का 1/2 के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन। यानी कि टोटल एनर्जी टीई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कक्षा के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो कि ये दर्शाती है कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन को उस कक्षा से मुक्त करवाना है तो बाहर से कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है क्या बात। यहीं पे अपने इस फार्मूले को थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, आर एन का अपन ने मान निकाल रखा है, ये आर एन का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पुट करते हो तो टी बराबर तो क्या बनता है, 1/2 के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम के ई स्क्वायर 4 पाई जेड। क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये यहां पे 4 पाई आ गया, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये एम और बट्टे में एच स्क्वायर एन स्क्वायर। और टोटल एनर्जी की बात करें टीई की तो वो क्या होगी, 1/2, इसके माइनस से लग जाएगा, इतना ही फर्क है इन दोनों फार्मूला में। क्या आ जाएगी, माइनस से 1/2 यानी 4 पाई के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जेड और एन को छोड़ दो तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। इन सबका अगर आप यहां पे मान रखते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1.28 सॉरी प्लस 1.28 इंटू 10 टू द पावर +18। एनर्जी निकाल रहे हो तो मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। बचा क्या आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी की वैल्यू।
अगर आप इस एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना चाहते हो, किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो इस एनर्जी का मान आता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जूल इंटू इलेक्ट्रॉन, जूल इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवोल्ट वोल्टेज यूनिट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड और एन का मान पुट कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए अपन बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर क्या हो जाता है? 1। प्रथम कक्षा की बात करें तो एन बराबर है 1। तो एनर्जी E1 का मान क्या आ जाएगा? फिर क्या आएगा E1 का मान? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। एन बराबर 2 पुट कर दो तो 2 दूनी 4 का भाग लगेगा, कितना आएगा? E2 का मान -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे ही आप अगर दूसरा आयन लेते हो, ये तो हाइड्रोजन सम आयन है, या हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन सम आयन का मतलब क्या है? यानी ऐसा आयन जिसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के समतुल्य हो। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसे हाइड्रोजन सम बनाना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? He+। लिथियम की बात करूं तो क्या लेना पड़ेगा? 2+। बाह्य कक्षा में एक ही है। इसी प्रकार अन्य के लिए अपन इसे लागू कर सकते हैं। ये था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो अपन ने क्या क्या ज्ञात कर ली? वेग ज्ञात कर लिया, कक्षीय त्रिज्या ज्ञात कर ली, आवर्तकाल ज्ञात कर लिया, आवर्ती ज्ञात कर ली, गतिज ऊर्जा ज्ञात कर ली और कुल ऊर्जा ज्ञात कर ली। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन जो बामन ने फार्मूला बताया था उस फार्मूले को 1/λ = R × 1/2² - 1/λ², इन फार्मूलाज को भी डेवलप करेंगे।